शहर के सबसे आलीशान दफ्तर की 20वीं मंजिल पर खामोशी का राज था, मगर अनाया के दिल में तूफान बपा था। उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठा शख्स कोई अजनबी नहीं था, बल्कि वही फारिस था जिसकी मोहब्बत को अनाया ने बरसों पहले अपने खानदान के गुरूर की खातर पांव तले रौंद दिया था। आज वक्त ने पलटा खाया था और वो शख्स उसका बॉस बनकर सामने खड़ा था। फारिस अरमगान, जो कभी एक आम से घराने का लड़का था, अब शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून बन चुका था। उसके चेहरे पर मौजूद सर्द मेहरी अनाया के वजूद को पिघला रही थी। फारिस ने एक फाइल मेज पर पटकी और अपनी गहरी आवाज में बोला, तुम्हें मेरे बाबा ने असिस्टेंट की जगह पर रखा है, मगर याद रखना, यहाँ काम मेरी मर्जी से होगा। अनाया की आंखों में नमी तैरने लगी। उसे याद आया कि कैसे उसके वालिद चौधरी वक़ार ने फारिस को जलील करके घर से निकाला था। आज वही चौधरी वक़ार बिस्तरे मर्ग पर थे और घर के माली हालात इतने बिगड़ चुके थे कि अनाया को अपनी दुश्मन के ज़ेरे साया नौकरी करनी पड़ रही थी। उसे अपने बीमार बाप और छोटे भाई की तालीम के लिए ये कड़वा घूंट भरना ही था। फारिस कुर्सी से उठा और अनाया के करीब आकर खड़ा हो गया। उसके लहजे में तंजिया मुस्कुराहट थी। ये फाइल्स देख रही हो, ये 2 दिन का काम है, मगर मुझे सिर्फ 2 घंटों में मुकम्मल चाहिए। अनाया ने कांपते हाथों से फाइल्स उठाईं और अपने डेस्क की तरफ बढ़ गई। रात के 2 बज रहे थे, पूरा दफ्तर खाली हो चुका था, मगर अनाया अब भी काम में मगन थी। उसकी उंगलियां दर्द से कराह रही थीं, मगर वो रुक नहीं सकती थी। अचानक उसे कॉफ़ी की महक आई। फारिस हाथ में मग लिए उसके सामने खड़ा था। ये पी लो, मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार पड़ो और मुझे तुम्हें अस्पताल लेकर जाना पड़े। फारिस के लहजे में हमदर्दी नहीं, बल्कि एक अजीब सी सख्ती थी। अनाया ने नजरें उठाए बगैर जवाब दिया, नहीं पीना मुझे, आप अपना काम करें। फारिस का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने ज़बरदस्ती मग मेज़ पर रखा और इनाया का बाजू थाम लिया। तुम्हें ये पीना होगा, मेरी मर्जी के बगैर यहाँ सांस लेने की भी इजाज़त नहीं है। याद रखना इनाया, तुम अब इस दफ्तर की कुर्सी से लेकर मेरे इशारों तक हर चीज़ की पाबंद हो। इनाया की सिसकियां निकल गईं। उसे अंदाज़ा हो गया था कि फारिस उसे इतनी आसानी से माफ़ नहीं करेगा। ये तो बस उसकी अजियत का आगाज़ था। रात के पिछले पहर जब शहर सो रहा था, इनाया के थके हुए वजूद में जैसे जान बाकी ना रही थी। फारिस के ज़बरदस्ती पिलाए गए कॉफ़ी के मग ने उसे थोड़ी देर के लिए बेदार तो कर दिया था, मगर उसकी आंखों की सुर्खी उसके कारब का पता दे रही थी। फारिस अपने कैबिन के शीशे से उसे मुसलसल देख रहा था। उसकी नज़रों में इंतकाम की चमक थी या पुरानी यादों की तड़प, ये समझना मुश्किल था। अचानक इनाया का फ़ोन बजा। स्क्रीन पर अम्मी का नाम देखकर उसके हाथ लरजने लगे। जी अम्मी, उसने आवाज़ संभालते हुए कहा। दूसरी तरफ से उसकी माँ की सिसकियाँ सुनाई दीं। इनाया बेटा, तुम्हारे अब्बू की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। डॉक्टर कह रहे हैं कि फौरी तौर पर बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है, वरना। बात अधूरी रह गई और इनाया का दिल डूबने लगा। ऑपरेशन के लिए लाखों रुपए दरकार थे, जो इस वक्त उनके पास नहीं थे। इनाया ने फ़ोन रखा और बेसाख्ता फारिस के कैबिन की तरफ भागी। वो बग़ैर दस्तक दिए अंदर दाखिल हुई तो फारिस एक फ़ाइल का मुतालिया कर रहा था। उसने चौंक कर सर उठाया। तुम्हें तमीज़ नहीं सिखाई गई? फारिस ने सर्द लहजे में पूछा। इनाया ने हाथ जोड़ दिए। फारिस, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मेरे अब्बू की हालत बहुत ख़राब है। मैं तुम्हारी हर शर्त मानूंगी, बस मुझे एडवांस दे दो। फारिस के लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट आई। वो कुर्सी से उठा और इनाया के बिल्कुल करीब आकर रुक गया। हर शर्त? सोच लो इनाया, तुम वही हो ना जिसने कहा था कि एक गरीब लड़के के साथ रहने से बेहतर है कि इंसान मर जाए। आज वही गरीब तुम्हारी जिंदगी का मालिक बन बैठा है। इनाया खामोशी से आंसू बहाती रही। फारिस ने एक कागज़ निकाला और उसे मेज़ पर रख दिया। ये एक कानूनी मुआहदा है। अगर तुम्हें रकम चाहिए तो तुम्हें अगले 6 माह तक मेरे घर में रहना होगा, एक नौकरानी बनकर नहीं, बल्कि मेरी इस बीमार माँ की देखभाल करने वाली के तौर पर, जिन्हें तुम्हारे बाप ने धक्के देकर अपने दरबार से निकाला था। अनाया ये सुनकर शशदर रह गई। उसे याद आया कि सालों पहले जब फारिस के वालिद उनके घर रिश्ता लेकर आए थे तो चौधरी वक़ार ने उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाया था। मंजूर है? फारिस ने कलम उसकी तरफ बढ़ाया। अनाया का कलम थामने वाला हाथ कांप रहा था। उसे मालूम था कि उस मुआहदे पर दस्तखत करने का मतलब अपनी ज़िंदगी फारिस के हवाले करना है। जैसे ही उसने दस्तखत किए, फारिस ने उसे एक चेक थमाया, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसने अनाया को खौफजदा कर दिया। जाओ अपने बाप की जान बचा लो, मगर कल सुबह 8 बजे तुम मेरे घर की दहलीज पर होनी चाहिए हो। अनाया भागती हुई दफ्तर से निकली, मगर उसे ये नहीं मालूम था कि फारिस के इस मुआहदे के पीछे सिर्फ बदला नहीं, बल्कि एक ऐसा खानदानी राज भी छुपा है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। अस्पताल की काली रात अनाया ने तस्बीह पढ़ते हुए गुजारी। ऑपरेशन कामयाब रहा, मगर डॉक्टरों ने कहा था कि मुकम्मल सेहतयाबी में वक्त लगेगा।
सुबह के 7 बजते ही अनाया को फारस का वो मुआहदा याद आया जिस पर उसने अपने दस्तखत शब्द किए थे। उसने अपनी माँ को झूठ बोला कि उसे एक अहम प्रोजेक्ट के सिलसिले में शहर से बाहर जाना है और अपना सामान समेटकर फारस के बताए हुए पते पर रवाना हो गई। फारस का घर किसी महल से कम न था। बड़े से आहिनी गेट के सामने खड़े होकर अनाया का सांस रुकने लगा। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई उसे एक अजीब सी उदासी का एहसास हुआ। सामने बरामदे में फारस खड़ा था। सफ़ेद कमीज के बाजू चढ़ाकर वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। उसे देखते ही फारस ने फ़ोन काटा और उसकी तरफ कदम बढ़ाए। वक्त की पाबंद हो ये अच्छी बात है, उसकी आवाज़ में वही काट थी। फारिस उसे घर के पिछले हिस्से में ले गया जहां एक कमरा बहुत सादगी से सजा हुआ था। वहां एक व्हीलचेयर पर एक ज़ईफ़ खातून बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। ये फारिस की माँ जुबैदा बेगम थी। अनाया का दिल ज़ोर से धड़का। उसे वो दिन याद आया जब जुबैदा बेगम उसके घर रिश्ता लेकर आई थीं और अनाया के बाप ने उनके फटे हुए दुपट्टे का मजाक उड़ाया था। अम्मी देखे कौन आया है, फारिस ने नरमी से कहा। जुबैदा बेगम ने धीरे से गर्दन घुमाई। जैसे ही उनकी नज़र अनाया पर पड़ी उनकी आंखों में एक ऐसी वहशत दौड़ी कि अनाया सहम गई। ये यहाँ क्यों आई है फारिस? इसे निकालो यहाँ से। जुबैदा बेगम की आवाज़ कांप रही थी। फारिस ने अनाया को बाजू से पकड़ा और उसे जुबैदा बेगम के कदमों में बिठा दिया। ये अब यहीं रहे भी अम्मी, आपकी खिदमत करेगी। इसे इसके बाप के गुनाहों का कफ़ारा अदा करना है। फारिस के इन अल्फाज ने अनाया के कलेजे को चीर दिया। जुबैदा बेगम ने हकारत से अनाया को देखा और अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। अनाया को समझ आ गई कि उसकी ज़िंदगी का सबसे कठिन इम्तहान अब शुरू हुआ है। दोपहर के वक्त जब फारिस दफ्तर चला गया, अनाया जुबैदा बेगम के लिए खाना लेकर आई। कमरे में खामोशी थी, मगर जैसे ही अनाया ने नवाला तोड़कर उनके करीब किया, जुबैदा बेगम ने उसका हाथ झटक दिया। तुम्हें क्या लगता है पैसों के बदले तुम मेरी माफ़ी खरीद लोगी? अनाया ने सर झुका लिया। मैं माफ़ी मांगने नहीं, अपनी मजबूरी में आई हूँ। जुबैदा बेगम तलखी से हंसी। तुम्हारी मजबूरी तो बस आगाज़ है अनाया, असल राज तो उस तजूरी में बंद है जिसकी चाबी फारिस ने अपने सीने से लगा कर रखी है। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे बाप ने मेरे शौहर के साथ क्या किया था? अनाया के हाथ से खाने की प्लेट छूटकर गिर गई। उसे लगा जैसे कोई बड़ा तूफान उसकी तरफ बढ़ रहा है। खाने की प्लेट फर्श पर गिरी तो इसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। इनाया के हाथ कांप रहे थे और जबीदा बेगम की आंखों में छुपी नफरत उसे जलाकर राख कर देने को काफ़ी थी। मेरा बाप, मेरे अब्बू ने आपके शौहर के साथ क्या किया था? इनाया ने लरसती आवाज में पूछा। जबीदा बेगम ने एक लंबी आंख भरी और खिड़की से बाहर वीरान लॉन को देखने लगी जहां खिजां के पत्ते बिखरे हुए थे। तुम्हारे बाप चौधरी वक़ार ने सिर्फ मेरा रिश्ता नहीं ठुकराया था, बल्कि मेरे शौहर पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर उन्हें जेल भिजवा दिया था। जबीदा बेगम की आवाज़ में बरसों का करब था। वो सदमा वो बर्दाश्त न कर सके और जेल की सलाखों के पीछे ही दम तोड़ गए। फारिस उस वक्त बहुत छोटा था, मगर उसने अपनी आंखों से अपने बाप की मैयत को एक मुजरिम की तरह घर आते देखा था। इनाया के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसका शफीक बाप इतना संगदिल भी हो सकता है। इसी दौरान कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला और फारिस अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने इनाया को बाजू से पकड़कर खड़ा किया। अम्मी को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? इनाया ने जोते हुए उसकी तरफ देखा। फारिस, क्या ये सच है? क्या मेरे अब्बू ने? फारिस ने उसकी बात काट दी। हाँ, सब सच है। तुम्हारे खानदान ने हमें सड़क पर ला खड़ा किया था। मेरी माँ ने लोगों के घरों में बर्तन मांजकर मुझे पढ़ाया है। फारिस का लहजा बर्फ की तरह ठंडा था। उसने इनाया को घसीटते हुए कमरे से बाहर निकाला और कॉरिडोर में ले आया। अब समझी तुम कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम हर लम्हा इस जिल्लत को महसूस करो जो हमने बरसों झेली है। रात के सन्नाटे में इनाया अपने कमरे में अकेली बैठी सिसकियां भर रही थी कि उसे फारिस के स्टडी रूम से कुछ गिरने की आवाज़ आई। वो डरते डरते वहां पहुंची। दरवाज़ा अध खुला था। अंदर फारिस फर्श पर बैठा था और इसके सामने कुछ पुरानी तस्वीरें बिखरी हुई थीं। उसकी आंखें सुर्ख थीं और वो एक तस्वीर को सीने से लगाए फूट फूट कर रो रहा था। ये पहली बार था कि अनाया ने इस संगदिल इंसान को टूटते हुए देखा था। वो करीब जाने ही वाली थी कि उसकी नज़र मेज़ पर रखी एक डायरी पर पड़ी। इस डायरी पर अनाया के बाप का नाम लिखा था। तजस्सुस ने उसे मजबूर किया और उसने डायरी उठा ली। जैसे ही उसने पहला सफ़ा पलटा, उसके होश उड़ गए। उसमें कुछ ऐसे कागजात थे जो ये साबित कर रहे थे कि फारिस के बाप की मौत महज एक इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। अनाया अभी कुछ समझ पाती कि उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा तो फारिस गुस्से से उसे घूर रहा था। तुमने मेरी ज़ाती चीज़ों को हाथ लगाने की जुर्रत कैसे की? उसने डायरी छीनने की कोशिश की, मगर उसी लम्हे एक कागज़ फर्श पर गिरा जिस पर किसी तीसरे शख्स का नाम लिखा था। वो नाम देखकर फारिस के चेहरे का रंग भी उड़ गया। फारिस के हाथ से डायरी छूटकर ज़मीन पर गिरी और वो कागज़ लहराता हुआ अनाया के कदमों में जा गिरा। अनाया ने झुककर उसे उठाया तो उसकी सांसें थम गई। उस कागज़ पर चौधरी हाशिम का नाम लिखा था।
ये नाम देखकर अनाया के जहन में धमाका सा हुआ। चौधरी हाशिम उसके वालिद के सबसे करीबी दोस्त और कारोबारी पार्टनर थे, जिन्हें वो बचपन से चचा कहती आई थी। ये चचा हाशिम का नाम यहाँ क्यों है? अनाया ने कांपती आवाज में पूछा। फारस ने झपट कर उसके हाथ से वो कागज छीना और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, क्योंकि तुम्हारा बाप अकेला नहीं था। हाशिम ने तुम्हारे बाप के साथ मिलकर मेरे वालिद की कंपनी हड़प करने का मंसूबा बनाया था। तुम्हारे बाप ने सिर्फ इल्जाम लगाया था, मगर असली सबूत हाशिम ने मिटाए थे। अनाया को यकीन नहीं आ रहा था। जिस हाशिम चचा ने उसे अपनी बेटियों की तरह पाला था, वो इस कदर मक्कार हो सकते हैं? फारस के लहजे में अब गुस्से से ज्यादा दुख था। मैंने बरसों तक सिर्फ तुम्हारे बाप से नफरत की, मगर आज पता चला कि असल सांप तो वो है जो अब भी तुम्हारे खानदान के साथ खड़ा है। फारस ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। वो अब भी तुम्हारे घर आता है ना? वो तुम्हारे भाई के तालीमी इखराजात उठाने का वादा कर चुका है ना? अनाया ने इस बात में सर हिला दिया। फारिस तलखी से हंसा। वो तुम्हें खैरात नहीं दे रहा, वो अपना गुनाह छुपा रहा है। वो चाहता है कि तुम्हारा खानदान हमेशा उसका दबाव महसूस करे। इसी लम्हे फारिस के फ़ोन की घंटी बजी। उसने फ़ोन उठाया और दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ सुनकर उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्या? वो अस्पताल पहुंच गया है? फारिस ने फ़ोन काटा और अनाया को बाजू से पकड़कर बाहर की तरफ घसीटा। चलो मेरे साथ। तुम्हारा चचा हाशिम इस वक्त तुम्हारे बाप के पास अस्पताल में मौजूद है। वो चाहता है कि तुम्हारे बाप के होश में आने से पहले कुछ कागजात पर दस्तखत करवा ले। अनाया और फारिस तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़े। रास्ते भर अनाया के जहन में सवालात का तूफान था, मगर फारिस खामोशी से गाड़ी की रफ्तार बढ़ाता रहा। जब वो अस्पताल पहुंचे तो आईसी उत्तराखंड के बाहर हाशिम खड़ा था। उसे देखते ही अनाया के अंदर एक अजीब सी हिम्मत जागी। हाशिम ने अनाया को देखा तो उसके चेहरे पर मसनूई हमदर्दी आई। बेटा, तुम यहाँ? मैं तो बस तुम्हारे अब्बू की खबर लेने आया था। फारिस ने आगे बढ़कर हाशिम का रास्ता रोका और उसके हाथ में मौजूद फाइल की तरफ इशारा किया। ये फाइल किस लिए है हाशिम साहब? क्या अब आप चौधरी वक़ार की बची खुची जायदाद भी अपने नाम करवाना चाहते हैं? हाशिम के चेहरे के तासरात लम्हे भर में बदल गए। उसने हकारत से फारिस को देखा। तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? एक मामूली नौकर के बेटे की इतनी हिम्मत? फारिस ने मुस्कुराकर हाशिम के कान के करीब होकर कुछ कहा, जिसे सुनकर हाशिम के माथे पर पसीना आ गया। फारिस ने अनाया की तरफ देखा और कहा, अब वक्त आ गई है कि हम इस खेल को ख़त्म करें। अस्पताल की राहदारी में तनाव इस कदर बढ़ चुका था कि सांस लेना दुश्वार महसूस हो रहा था। हाशिम के माथे पर पसीने की बूंदें फारिस के एक जुमले ने सजा दी थीं। फारिस ने उसे याद दिलाया था कि उसके पास वो तमाम बैंक रिकॉर्ड्स मौजूद हैं जो साबित करते हैं कि हाशिम ने बरसों से चौधरी वक़ार के अकाउंट से रकम चोरी की है। तुम्हारा वक्त ख़त्म हुआ हाशिम साहब, फारिस ने सर्द लहजे में कहा और अनाया का हाथ पकड़कर उसे आईसी उत्तराखंड अंदर ले गया। अनाया के वालिद चौधरी वक़ार अब होश में आ चुके थे, मगर उनका चेहरा जर्द और आंखें पछतावे से भरी हुई थीं। जैसे ही उनकी नज़र फारिस पर पड़ी, उनके लब लरजने लगे। फारिस, तुम? उन्होंने टूटती आवाज़ में पुकारा। फारिस ने अनाया का हाथ छोड़ दिया और एक कदम पीछे हट गया। मैं यहाँ आपकी जान बचाने नहीं आया चौधरी साहब, बल्कि आपको ये बताने आया हूँ कि जिस हाशिम के लिए आपने मेरा ख़ानदान तबाह किया, वो ही आज आपकी मौत का इंतज़ार कर रहा है। चौधरी वक़ार की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अनाया की तरफ देखा और उसका हाथ थाम लिया। बेटा, मुझे माफ़ कर देना, मैंने अपने गुरूर में फारिस के बाप के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की थी। अनाया सिसकियां भरने लगी। उसे अपने बाप की हालत पर तरस भी आ रहा था और उनके किए पर दुख भी। अब्बू, आपने ऐसा क्यों किया? चौधरी वक़ार ने गहरा सांस लिया। हाशिम ने मुझे उकसाया था। उसने झूठे सबूत दिखाए थे कि अरमुगान साहब हमें धोखा दे रहे हैं। मैं अंधा हो गया था। इसी लम्हे हाशिम अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे 2 पुलिस वाले भी थे। बस बहुत हुआ ये ड्रामा, हाशिम ने धाड़ कर कहा। पुलिस ऑफिसर, ये रहा वो शख्स जिसने मेरे खिलाफ झूठे सबूत तैयार किए हैं। हाशिम ने फारिस की तरफ इशारा किया, मगर पुलिस अफसर ने हाशिम की तरफ देखा और उसके हाथों में हथकड़ी लगा दी। हाशिम शशदर रह गया। ये क्या बदतमीजी है? पुलिस अफसर ने एक फाइल दिखाई। हाशिम साहब, हमें फारिस साहब ने वो तमाम सबूत फराहम कर दिए हैं जिनसे साबित होता है कि आपने अरमुगान साहब को कत्ल करवाया था और अब चौधरी वक़ार को जहर देने की कोशिश कर रहे थे। अनाया के होश उड़ गए। जहर? क्या हाशिम उसके बाप को मारना चाहता था? हाशिम को पुलिस घसीटते हुए बाहर ले गई, मगर जाते जाते वो एक ऐसा जुमला कह गया जिसने अनाया की दुनिया हिला दी। फारिस, तुम जीत तो गए, मगर याद रखना, अनाया कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। उसके बाप के गुनाह इतने बड़े हैं कि तुम्हारी माँ उसे कभी बहू के रूप में कबूल नहीं करेगी। कमरे में खामोशी छा गई। फारिस ने चौधरी वक़ार की तरफ देखा और फिर बगैर कुछ कहे बाहर निकल गया। अनाया उसके पीछे भागी। फारिस, रुक जाओ।
فارس ہسپتال کے لان میں جا کر رکا۔ اس نے مڑ کر عنایا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ نفرت نہیں تھی بلکہ گہری اداسی تھی۔ عنایا، بدلہ تو پورا ہو گیا، مگر محبت ہار گئی۔ ہسپتال کے لان میں کھڑی عنایا کے سامنے فارس ایک اجنبی کی طرح لگ رہا تھا۔ محبت ہار گئی؟ عنایا نے اس کے الفاظ دہرائے۔ فارس، کیا تم نے یہ سب صرف بدلہ لینے کے لیے کیا تھا؟ کیا اس میں میری تذلیل شامل تھی؟ فارس نے تلخی سے آسمان کی طرف دیکھا۔ میں نے سچ کا ساتھ دیا عنایا، مگر سچ بہت کڑوا ہوتا ہے۔ تمہارے باپ نے میرے باپ کی زندگی چھینی اور میرے خاندان نے برسوں خاک چھانی۔ اب میری ماں کے دل میں تمہارے نام کی صرف نفرت باقی ہے۔ عنایا خاموش ہو گئی۔ اسے معلوم تھا کہ زبیدہ بیگم کو منانا ناممکن ہوگا۔ وہ واپس ہسپتال کے کمرے میں آئی، جہاں چودھری وقار کی حالت اب بہتر تھی، مگر ان کی روح زخموں سے چور تھی۔ عنایا بیٹا، مجھے فارس کے گھر لے چلو، مجھے زبیدہ سے معافی مانگنی ہے۔ عنایا نے اپنے باپ کو روکنا چاہا مگر وہ بضد تھے۔ چند دن بعد جب چودھری وقار کو ڈسچارج کیا گیا، وہ سیدھا فارس کے گھر پہنچ گئے۔ فارس کے گھر کے ڈرائنگ روم میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ زبیدہ بیگم ویل چیئر پر بیٹھی تھیں اور ان کے سامنے چودھری وقار سر جھکائے کھڑے تھے۔ زبیدہ بہن، میں گناہ گار ہوں۔ وقار صاحب کی آواز تھر تھر آ رہی تھی۔ میں نے اپنے دوست کو کھو دیا اور تم سے تمہارا سہاگ چھینا۔ میں اپنی تمام جائیداد فارس کے نام کرتا ہوں، بس مجھے معاف کر دو۔ زبیدہ بیگم کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ آئی۔ جائیداد؟ چودھری صاحب، کیا آپ کی جائیداد میرے شوہر کو واپس لا سکتی ہے؟ کیا وہ سال واپس لا سکتی ہیں جو میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے گزارے؟ انہوں نے سختی سے عنایا کی طرف اشارہ کیا جو کونے میں کھڑی رو رہی تھی۔ اگر آپ واقعی تلافی کرنا چاہتے ہیں تو اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جائیں اور وعدہ کریں کہ یہ دوبارہ کبھی میرے بیٹے کے سامنے نہیں آئے گی۔ یہ سن کر فارس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں اٹل فیصلہ تھا۔ عنایا نے فارس کی طرف دیکھا، امید کی ایک آخری کرن کے ساتھ، مگر فارس نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس کے لیے اس کی ماں کا حکم سب سے بڑھ کر تھا۔ فارس، کچھ بولو، عنایا نے پکارا، مگر فارس خاموش رہا۔ عنایا نے اپنے آنسو پونچھے اور اپنے باپ کا ہاتھ تھام لیا۔ چلیے ابو، یہاں ہماری معافی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ وہ وقار صاحب کو لے کر باہر نکل گئی، مگر گیٹ پار کرنے سے پہلے اس نے مڑ کر دیکھا۔ فارس وہیں کھڑا تھا، اس کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں اور آنکھیں سرخ تھیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کی روح اس کے بدن سے جدا ہو رہی ہے۔ رات کے سناٹے میں فارس نے اپنے کمرے میں رکھی وہ پرانی تصویر جلا دی جو اس نے عنایا کے ساتھ چھپ کر کھینچی تھی۔ بدلہ پورا ہو چکا تھا، دشمن زیر ہو چکا تھا، مگر فارس کا دل ویران ہو چکا تھا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ مصلحت کی یہ زنجیریں اسے کبھی سکون سے جینے نہیں دیں گی۔ عنایا کے لانے کے بعد فارس کے گھر میں ایسی خاموشی چھا گئی جیسے کسی نے زندگی کی لہر ہی چھین لی ہو۔ زبیدہ بیگم اپنے کمرے میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں، مگر ان کا دل بوجھل تھا۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ ان کا بیٹا ان کے پاس ہو کر بھی کہیں دور نکل گیا ہے۔ فارس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا اور رات گئے تک اپنے دفتر کے کاغذاتوں میں گم رہتا، جیسے وہ خود کو یادوں سے بچانا چاہتا ہو۔ ایک دوپہر زبیدہ بیگم اپنی پرانی الماری کی صفائی کر رہی تھیں کہ ان کے ہاتھ ارمغان صاحب کی ایک پرانی ڈائری لگی۔ اس ڈائری کے آخری صفحات کے درمیان ایک زرد رنگ کا لفافہ دبا ہوا تھا۔ زبیدہ بیگم نے کانپتے ہاتھوں سے وہ خط نکالا۔ وہ خط ارمغان صاحب نے اپنی گرفتاری سے چند گھنٹے پہلے لکھا تھا۔ خط میں لکھا تھا، زبیدہ، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو وقار کو معاف کر دینا۔ وہ برا انسان نہیں ہے، بس ہاشم کی چالوں کا شکار ہو گیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وقار نے مجھے بچانے کی کوشش کی تھی، مگر ہاشم نے اسے بلیک میل کیا۔ وقار کی بیٹی عنایا، جو ہمارے فارس کی بچپن کی دوست ہے، اسے کبھی دکھ نہ دینا۔ وہ معصوم ہے اور اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ زبیدہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ جس نفرت کو انہوں نے برسوں پال کر رکھا تھا، وہ ایک خط کی تحریر سے پگھلنے لگی۔ انہیں اپنی اس سنگ دلی پر افسوس ہونے لگا جو انہوں نے عنایا کے ساتھ برتی تھی۔ دوسری طرف عنایا نے اپنی زندگی کو ایک نئے رخ پر ڈھالنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ وہ اپنے بیمار باپ کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ ایک اسکول میں پڑھانے لگی تھی، مگر اس کی آنکھوں کی اداسی اس کی دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ اسی شام فارس جب گھر لوٹا تو اس نے دیکھا کہ زبیدہ بیگم ہال میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں وہی خط تھا۔ فارس، بیٹا یہاں آؤ، انہوں نے دھیمی آواز میں پکارا۔ فارس ان کے قریب بیٹھ گیا۔ زبیدہ بیگم نے وہ خط اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ جیسے ہی فارس نے وہ خط پڑھا، اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ امی، اس کا مطلب ہے کہ… فارس کی بات ادھوری رہ گئی۔ زبیدہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہاں بیٹا، میں غلط تھی۔ میں نے اپنی انا کی خاطر دو محبت کرنے والے دلوں کو دکھ دیا۔
जाओ फारिस, अनाया को वापस ले आओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। फारिस के चेहरे पर मुद्दतों बाद मुस्कुराहट आई। उसने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और दीवाना वार अनाया के घर की तरफ रवाना हुआ। मगर जब वो अनाया के घर पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। घर के बाहर लोगों का हुजूम था और एम्बुलेंस खड़ी थी। फारिस का दिल डूबने लगा। क्या वो बहुत देर से पहुंचा था? क्या अनाया उसे छोड़कर जा चुकी थी? फारिस की गाड़ी का दरवाजा खुला तो उसके पैरों में जैसे सख्त ना रही। एम्बुलेंस का सायरन उसके कानों में हथौड़ों की तरह बज रहा था। अनाया! उसके लबों से एक दबी हुई पुकार निकली। वो हुजूम को चीरता हुआ अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि स्ट्रेचर पर चौधरी वकार को लिटाया गया था। उनका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। अनाया उनका हाथ थामे ज़ारो कतार रो रही थी। फारिस, तुम यहाँ? अनाया ने हैरत और दुख से उसे देखा। फारिस ने आगे बढ़कर उसका कंधा थामा। क्या हुआ है अनाया? अनाया की आवाज़ हिचकियों में दब गई। अब्बू को दिल का दौरा पड़ा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि हालत बहुत तशवीशनाक है। फारिस ने बगैर एक पल ज़ारा किए एम्बुलेंस के अमले से बात की और उन्हें शहर के बेहतरीन कार्डियोलॉजी सेंटर ले जाने की हिदायत दी। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर का वक्त सदियों पर मुहित लग रहा था। अनाया एक बेंच पर सर झुकाए बैठी थी, जबकि फारिस उसके सामने परेशानी में टहल रहा था। अनाया, मुझे माफ़ कर दो। फारिस आखिरकार उसके करीब बैठ गया। मैंने बहुत देर कर दी तुम्हारे पास आने में। मैं वो खत लाया था जो मेरे बाबा ने लिखा था। वो सबको माफ़ कर चुके थे, मगर मैं अपनी नफरत में अंधा रहा। अनाया ने आंसुओं भरी नज़रों से उसे देखा। फारिस, अब इन बातों का क्या फ़ायदा? अगर अब्बू को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। इसी लम्हे ऑपरेशन थिएटर का लाइट बंद हुई और डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर थकन थी मगर इत्मीनान भी। मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब रहा। चौधरी साहब खतरे से बाहर हैं। अनाया ने सजदा शुक्र अदा किया। फारिस ने उसे सहारा देकर खड़ा किया। मगर उसी वक्त अस्पताल के कॉरिडोर में जुबैदा बेगम की व्हीलचेयर दाखिल हुई। उन्हें देखकर अनाया ठिठक गई। जुबैदा बेगम ने अनाया के करीब आकर उसका हाथ थामा। बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे सब्र का बहुत बुरा इम्तिहान लिया। जुबैदा बेगम की आंखों में नदामत थी। इनाया ने जुबैदा बेगम के हाथ चूम लिए। नहीं अम्मी, आपका कोई कसूर नहीं था। फिजा में मौजूद बरसों की कड़वाहट लम्हों में ख़त्म हो गई। फारिस ने दूर खड़े होकर इस मंजर को देखा तो उसे महसूस हुआ कि आज उसका बाप वाकई सकून की नींद सो सकेगा। मगर अभी खुशियां मुकम्मल नहीं हुई थीं। हाशिम जेल से फरार होने की कोशिश में था और उसने अपनी आखिरी चाल चलने का फैसला कर लिया था। जैसे ही फारिस अस्पताल की पार्किंग में अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, उसे किसी के ताक़ुब का एहसास हुआ। एक काली गाड़ी तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी और उसमें से नकाबपोश अफराद ने फायरिंग शुरू कर दी। फारिस ने खुद को बचाने के लिए छलांग लगाई, मगर एक गोली उसके बाजू को छूती हुई गुजर गई। फायरिंग की आवाज़ ने अस्पताल के खामोश माहौल में दहशत फैला दी। फारिस फर्श पर गिरा हुआ था और उसके सफ़ेद बाजू पर खून के सुर्ख धब्बे तेज़ी से फैल रहे थे। हमलावर गाड़ी तेज़ी से गेट की तरफ बढ़ी, मगर सिक्योरिटी गार्ड्स की जवाबी कार्रवाई ने उन्हें रुकने पर मजबूर कर दिया। इनाया, जो फारिस के पीछे ही बाहर आई थी, ये मंजर देखकर चीख उठी और दौड़ती हुई उसके पास पहुंची। फारिस, तुम्हें क्या हुआ? इनाया ने अपना दुपट्टा फाड़कर उसके जख्म पर बांधना शुरू किया। उसके हाथ लरज रहे थे और आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। फारिस ने दर्द के बावजूद मुस्कुराने की कोशिश की। गोली सिर्फ छूकर गुजरी है इनाया, मैं ठीक हूँ। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर उन नकाबपोशों को गिरफ्तार कर लिया जिनका ताल्लुक हाशिम के कारिंदों से था। हाशिम का यह आखिरी वार भी नाकाम हो चुका था। पुलिस ने उसे दोबारा गिरफ्तार करके एक ऐसी कोठरी में मुंतकिल कर दिया जहां से निकलना अब नामुमकिन था। अस्पताल के अंदर जुबैदा बेगम और होश में आए हुए चौधरी वकार ने जब ये सुना तो उनके चेहरों पर कर्ब के बादल छा गए। चौधरी वकार ने वहीं बेड पर लेटे लेटे फारिस का हाथ थामा और उसे अपनी बेटी का मुहाफिज तस्लीम कर लिया। कुछ दिन बाद जब तमाम जख्म भरने लगे तो दोनों खानदानों ने माजी को भुलाकर एक नए रिश्ते में बंधने का फैसला किया। फारिस की घर में आज रौनक थी, मगर ये वो वाली रौनक नहीं थी जो इंतकाम की आग से रोशन होती है, बल्कि ये मोहब्बत की खुशबू थी। फारिस ने अपनी माँ के सामने बैठकर इनका शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने अपनी नफरत को दफन करके उसे जीने की नई राह दिखाई थी। अनाया सुर्ख अरूसी लिबास में किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। उसने आईने में अपना अक्स देखा तो उसे अपनी ज़िंदगी की वो तमाम दुख याद आए जो उसने इस मकाम तक पहुँचने के लिए सहे थे। वहीं फारिस कमरे में दाखिल हुआ। इसकी नज़रें अनाया पर जम गईं। आज तुम वाकई बहुत दिलकश लग रही हो, इसने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। मगर खुशियों के इस जश्न के दरमियान फारिस को एक गुमनाम पैगाम मौसूल हुआ जिसने उसके माथे पर पसीना ला दिया। पैगाम में लिखा था, खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ, असली मसलहत तो अब शुरू होगी। फारिस ने फ़ोन बंद करके जेब में डाल लिया। वो नहीं चाहता था कि उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी में कोई भी रुख ना पड़े, मगर वो जानता था कि दुश्मन की जड़ें इतनी आसानी से नहीं कटतीं।
شادی کی تقریب اپنے عروج پر تھی، ہر طرف روشنیوں کا جال بچھا تھا، مگر فارس کے دل میں اس گمنام پیغام نے ایک بے چینی سی پیدا کر دی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اپنے فون کی اسکرین کو دیکھا اور پھر خاموشی سے شادی کے پنڈال سے باہر نکل آیا۔ اسے ایک ویران گوشے میں ایک شخص کھڑا نظر آیا جس نے اپنا چہرہ چادر سے ڈھانپا ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ فارس نے گرج کر پوچھا۔ اس شخص نے آہستہ آہستہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہاشم کا بیٹا زاویار تھا۔ زاویار کی آنکھوں میں انتقام کی آگ نہیں بلکہ ایک عجیب سی ندامت تھی۔ اس نے ایک فائل فارس کی طرف بڑھائی۔ فارس، میرے باپ نے جو کیا وہ اس کا گناہ تھا، مگر میں نہیں چاہتا کہ اس گناہ کا سایہ تمہاری اور عنایا کی زندگی پر پڑے۔ یہ وہ کاغذات ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ تمہارے والد کی جائیداد پر اصلی حق صرف تمہارا ہے۔ فارس ششدر رہ گیا۔ اسے لگا تھا کہ ہاشم کا خاندان اسے تباہ کرنے آئے گا، مگر وہاں تو معافی کا ہاتھ بڑھایا گیا تھا۔ زاویار نے دھیمی آواز میں کہا، میرے بابا نے جو پیغام بھیجا تھا وہ تمہیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ مجھے تم تک پہنچانے کے لیے تھا۔ انہوں نے جیل میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اب ہم سب سکون سے جئیں۔ فارس نے زاویار کا ہاتھ تھام لیا۔ دشمنی کے برسوں پرانے سائے ایک پل میں چھٹ گئے۔ وہ واپس ہال میں داخل ہوا جہاں عنایا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ فارس، کہاں چلے گئے تھے تم؟ عنایا نے فکر مندی سے پوچھا۔ فارس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سب کے سامنے کھڑا کیا۔ عنایا، آج مصلحت کی آخری زنجیر بھی ٹوٹ گئی ہے۔ اب ہمارے درمیان نہ کوئی راز ہے اور نہ کوئی دشمنی۔ اس نے زبیدہ بیگم اور چودھری وقار کو قریب بلایا اور سب کے سامنے وہ فائل دکھائی۔ زبیدہ بیگم کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ انہوں نے عنایا اور فارس کے سروں پر ہاتھ رکھ کر انہیں دعائیں دیں۔ چودھری وقار نے ایک طویل مدت کے بعد اطمینان کا سانس لیا۔ انہیں محسوس ہوا کہ ان کے سینے سے ایک بھاری بوجھ اتر گیا ہے۔ آج اس گھر میں صرف ایک شادی نہیں ہو رہی تھی بلکہ دو خاندانوں کے بکھرے ہوئے خواب دوبارہ جڑ رہے تھے۔ رات کے آخری پہر جب سب مہمان رخصت ہو گئے، فارس اور عنایا اپنی نئی زندگی کی دہلیز پر کھڑے تھے۔ باہر آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اور ہوا میں ایک سکون تھا۔ فارس نے عنایا کی طرف دیکھ کر کہا، زندگی بہت سے امتحان لیتی ہے مگر جو محبت سچی ہو وہ ہر زنجیر کو کاٹ دیتی ہے۔ عنایا نے مسکرا کر اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ ماضی کے تلخ سائے اب قصہ پارینہ بن چکے تھے۔ ارمغان صاحب کی روح کو شاید آج واقعی سکون مل گیا تھا، کیونکہ ان کا بیٹا بانتقام کی آگ میں نہیں بلکہ محبت کی روشنی میں جی رہا تھا۔ یہ مصلحت کی زنجیروں کا نہیں بلکہ ایک نئے اور خوبصورت آغاز کا اختتام تھا۔